welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो चुनाव की बात भी कर लें थोड़ी सी कि दिल्ली में जो वैसे तो अरविंदर सिंह लवली ने बोल ही दिया कि साहब हमारी तो कोई सुनी नहीं गई, हमारी तो बात ऊपर वाले सुनते ही नहीं है, और हमने कितनी बार जितने भी हमारे सर्वसम्मत या यूनानिमस रेजोल्यूशंस हैं उनको भी नकार देते हैं। तो ये 3 में से 2 जो ये लाए हैं, एक उदित राज को आपको पता है कि उसकी ये स्थिति थी कि बीजेपी ने एक बार टिकट देने के बाद उसे दूसरी बार टिकट देने से ही मना कर दिया, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी के सामने इन्होंने कन्हैया कुमार को फील्ड कर दिया। क्या सोच के सर एकोमोडेशन, जिसको इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे ख्याल से दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज हैं जो भी हैं, उनका तो ऑफिशियल बयान तो ये कि साहब ये तो जो कहा जाता है ना कि गठबंधन की मजबूरियां या गठबंधन की राजनीति, जो भी आप चाहो समझो, तो ये गठबंधन की मजबूरियां और कुछ नहीं। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस, अब सब आदमी अपने आप का वर्चस्व बना रहे हैं। अब सोच लीजिए कि कांग्रेस जो दिल्ली में कभी लीडिंग पार्टी थी, आज उसको एक अपनी ही जो जिसकी मतलब की कीमत वो पार्टी ग्रो की, कांग्रेस की कीमत भी तो आम आदमी ग्रो करी है, उसी बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है जिसके कारण वो खुद गिरे। आप समझिए इस खेल को। तो इतना जब दिवालापन हो जाता है, और जबकि कांग्रेस को पता है कि चुनाव हर 5 साल में आने हैं और तुम 10 साल से बाहर हो, 10 साल में कांग्रेस पार्टी अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव नहीं कर पाई दिल्ली में, तो उसके बारे में अब आप क्या बोलेंगे सर? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज तो कांग्रेस के संगठन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब से जो खबरें आ रही हैं, आप तो पंजाब को भी निकटता से जानते हैं, जो पंजाब से खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि भाई वहाँ कांग्रेस तो 0 पे है और आम आदमी पार्टी की भी स्थिति खराब है और बीजेपी वहाँ पर इंक्रीज हो रही। सर मैंने जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी और जब कांग्रेस और आम आदमी, देखिए जब अकाली दल और बीजेपी पे जब स्प्लिट हुआ था किसान आंदोलन के समय, तब भी मैंने ये कहा था सर कि दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर बीजेपी। आपको इस बात को मानना हो, क्योंकि जब तक बड़े बादल साहब थे तब तक वाजपेयी साहब और बादल साहब का और सीनियर जो लीडरशिप थी बीजेपी की, उनका काफी आपस में क्लोजनेस थी। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है बादल साहब के बाद, मैं सीनियर बादल के बाद की बात कर रहा हूँ, सुखबीर बादल एंड रेस्ट, उनकी और बीजेपी की कभी आइडियोलॉजी मैच नहीं करी, और उसके कई कारण हैं जो पंजाब में हैं उनको पता है। बीजेपी खुद चाहती थी कि किसी तरह से ये गठबंधन से बाहर निकले, और मजे की बात यह है कि बादल साहब ने खुद मौका दे दिया बीजेपी को ये कह के कि हम बीजेपी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। आपको याद होगा जैसे ही अकाली दल ने ये घोषणा करी कि हम बीजेपी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, और हरसिमरत कौर उस समय मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। 1 मिनट नहीं लगाया मोदी सरकार ने और बीजेपी ने इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि प्लीज रिकंसीडर योर डिसीजन। इसका मतलब उनके लिए तो ये गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी थी, पहली बात। इसका मेरा असेसमेंट ये है कि जब बादल साहब और बीजेपी साथ लड़ते थे तो मेरे को हमेशा ये रहा कि बीजेपी को शायद ये पता ही नहीं लग पाएगा कि उनका वहां पे मास बेस कितना है, क्योंकि अर्बन एरिया में बीजेपी, रूरल एरिया में अकाली दल, दोनों मिलकर सत्ता में आते थे। हमेशा अकाली दल बड़े भाई का और बीजेपी मतलब कि जूनियर पार्टनर के रूप में पार्टी में रहे। ये बीजेपी को ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। जब ये स्प्लिट हुआ तो बीजेपी, जब चाहे विधानसभा हो या बाकी चुनाव हो, क्योंकि किसान आंदोलन में एक ही काम किया अकाली दल ने, उनको ये पता था अकाली दल और कांग्रेस और आम आदमी ने कि बीजेपी के खिलाफ पंजाब में जहर बो, क्योंकि उनको ये पता है कि ये पार्टी तो ग्रो करेगी अगर इसके खिलाफ हमने नफरत पैदा नहीं करी। पॉलिटिकली तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे 5 साल 10 साल से ज्यादा, ये बात तो बहुत क्लियर है सबको।
क्योंकि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसका मुकाबला पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाती है। ये उनके लिए हमेशा थ्रेट बीजेपी। तो एक ही तरीका है कि आप बीजेपी के खिलाफ जन समर्थन में इतनी नफरत पैदा कर दो कि उसको रिवाइव करने में 10, 15, 20 साल लग जाएं, तब तक हमारी दुकान चल जाएगी। ये एजेंडा था। 84 के बाद आप देख लीजिए कि अभी तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अभी भी कांग्रेस वो बेस नहीं बना पाई। तो यही कारण रहा, हालांकि सरकार बनाई कांग्रेस ने, लेकिन वही डावाडोल सी स्थिति रही, आना जाने वाली बात है। लेकिन मुझे लगा है कि जो भी हुआ वो बीजेपी को ये तो पता लग जाएगा इस चुनाव में कि उनका वोट शेयर कितना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो लोग नाराज हैं। जैसे बाकी राज्यों में है, कांग्रेस की स्थिति इसलिए खराब है कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अभी तक स्टेट में कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं दे पाई कांग्रेस के लिए, जो हर जगह उनकी प्रॉब्लम रही है। तीसरा रहा अकाली, उसमें एक ही परिवार है, उसी की लीडरशिप है और जनता उसको पसंद नहीं करती, तो वो तो अकाली तो अपनी किस्मत पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम ड्रग्स खत्म कर देंगे, महिलाओं को पैसे दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। पंजाब में क्राइम बढ़ गया, पंजाब में ड्रग्स बढ़ गया, आम आदमी उससे परेशान है। मिडिल क्लास पंजाब का ये कह रहा है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे पंजाब के बाहर जाके रहें, क्योंकि यहां रहेंगे कहीं वो ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। और क्योंकि पंजाब का जिस तरह से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया गया, हर दूसरे दिन दंगा, प्रदर्शन, किसान आंदोलन, इन्वेस्टमेंट अब पंजाब में कोई आएगा नहीं। जब तक ये आम आदमी पार्टी, अकाली और इस तरह की ये जो विघटनकारी जो नीतियां रहेंगी, एंटी बीजेपी मोड रहेगा, तब तक इन्वेस्टमेंट कोई आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे फिर एक्रीमनी ज्यादा है, विरोध कम है। तो इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बच्चे पढ़ के करेंगे क्या? और अगर कॉलेज में जाते हैं तो ड्रग्स का थ्रेट है, क्योंकि ड्रग काफी वहां पे हो रहा है। उसके अलावा क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो जो मिडिल क्लास है, अगर आप वहां बात करें, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पंजाब से बाहर जाएं, बाहर पढ़ें, बाहर नौकरी करें, जब तक माहौल नहीं सुधरता। अब ये पंजाब के ऊपर है, इसीलिए पंजाब का जो ग्राफ है, जो आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, वो घट रही है। अब वो कितनी घट रही है, कितनी शिफ्ट हो रही है, किसके फेवर में शिफ्ट हो रही है, निश्चित रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि बीजेपी के खिलाफ जो जहर बोया था, लोगों को सच्चाई समझ में आएगी, तो डेफिनेटली लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो मिलिटेंसी माइंडसेट से लोग, जब बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आता है उस पर वो भाग के उसको मारने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो लोग समझते हैं, लेकिन पंजाब में लोग बोलते नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी जिसे कहते हैं ना कि पंगा नहीं लेना चाहता, वो कहेगा ठीक है यार, जो होगा देखी जाएगी, अभी चुपचाप रहो, बैलेट बॉक्स में देखेंगे किसको देना है। तो अगर आपको पंजाब में सरप्राइजिंगली बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये बीजेपी का साइलेंट सपोर्टर है, जिसको वहां की जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं उन्होंने दबा रखा। जी, तो ये तो बहुत ही एक मैं कहूँगा कि जिस तरह का 2019 में बंगाल में अपसेट हुआ था, उस तरह का हो जाएगा यदि पंजाब में अब बीजेपी है, अगर 6-7 सीटें ले जाती है, जैसा कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ के सब लोग बता रहे हैं, वहाँ से इस तरह की संभावना पूरी बनी हुई है। अब एक और जो इलेक्शन में एक तमाशा नया शुरू हुआ है, और आपने देखा होगा, वो है डीप फेक वीडियो का। और ये जो डीप फेक वीडियो का जो मेनेस है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इससे जो है दूर रखने के लिए मुझे अभी तक इलेक्शन कमीशन किसी प्रकार का कोई मेजर लिया हो, वो दिखता नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है कि वो अभी तक इसका काउंटर नहीं ढूंढ पाए। ये अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने केसेस इत्यादि दर्ज कर लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हल्ला मचाया जाएगा कि साहब ये सब जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, इत्यादि इत्यादि। तो इलेक्शन को क्लीन रखने के लिए ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसका क्या सोल्यूशन? सर देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 लेवल पे है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन में नंबर 1, जैसे यूट्यूब ने अब एक पॉलिसी बनाई है।
YouTube ने पॉलिसी ये बनाई है कि अगर आप डुप्लीकेट, मान लीजिए कि किसी और का वीडियो आप उसको टेम्परिंग कर रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है YouTube ने कि वो उसको डिटेक्ट करेंगे और उस वीडियो पे लिख देंगे दिस इज मॉडिफाइड और मतलब कि कॉपीड, और उसके लिए दे आर कमिंग आउट सम टर्मिनोलॉजीज, वो उस पे लिख देंगे कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ओरिजिनल नहीं है, ये टेम्पर्ड वीडियो है, पहली बात। और अगर एक्सेस सिचुएशन होगा तो दे विल डिलीट आल्सो। अगर मान लीजिए वो एक्रीमनी क्रिएट कर रहा है, लॉलेसनेस क्रिएट कर रहा है, तो YouTube विल डिलीट दोज सच वीडियोस आल्सो। हाँ, अगर वो ओरिजिनल कंटेंट है, कोई खुद ही आके टीवी पे गाली दे रहा है और अपलोड कर रहा है, वो बात अलग है, तो फिर तो पता है कि कौन है इसके पीछे। लेकिन अगर वो इस तरह के डीप वीडियो है, या जो आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग वीडियो बना रहे हैं, वो सब आने वाले दिनों में कटघरे में आएंगे। YouTube चाहता है कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को ही स्पेस मिले। इस तरह के जो डुप्लीकेट, फैब्रिकेटेड जो वीडियो बनाते हैं लोग, उनको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खत्म किया जाए, ताकि लोगों को सही अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रिएटर्स हैं उनका ओरिजिनल कंटेंट लोगों तक जाए। तो ये YouTube ने तो अपनी पॉलिसी बना ली है। अब बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, एक तो वो देखना होगा। दूसरा, जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे कि फेक वीडियोस को कोई स्प्रेड कर रहा है, अब इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स की। और उसका केस भी चल रहा है अभी कि आप इस तरह के जो कम्युनिकेशंस है एनक्रिप्टेड विच इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स, आप उसमें कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वो एक इशू आता है प्राइवेसी को लेकर, फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब चीजों को लेकर। अब देखना यह है कि उसमें कानून क्या कहता है भारत का, क्योंकि ग्लोबली तो सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपोज किया है कि चाहे टेररिस्ट अटैक हो जाए, हम आपके साथ डेटा नहीं शेयर करेंगे। और ऐसा अमेरिका में हो चुका है, 2 केस FBI की तरफ से कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन क्या भारत सरकार भी वो करेगी, या भारत सरकार कहेगी जैसे चाइना ने किया है कि ठीक है आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, बंद कर दो यहाँ से। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा भी है। हो सकता है कि इंडिया में एक नया व्हाट्सएप का अल्टरनेट बन जाए विच विल स्ट्रेंथन इंडियन इंडस्ट्री। जब चाइना कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता।